नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल आउटलुक 2026 और 2025 तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। काफ़ी सारे फैक्टर्स रहे डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे जिन्होंने मार्केट मूव को डिसाइड किया। और अगर बात करें हम म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस की, तो वो भी काफ़ी वेरी हुई इस साल। कुछ फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ फंड्स फ्लैट रहे और कुछ फंड्स की परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड पर रही। लेकिन 2026 को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो कहां बिल्ड करना है, किन फंड्स पर करना है फोकस, हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत इस खास शो में। और मदद करेंगे हमारे दो मेहमान। हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे और साथ ही वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और आप दोनों को ही आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा, अगर हम 2025 को लुक बैक करें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स ने इम्पैक्ट डाला है मार्केट्स पर। इंडेक्स को देखें सब ठीक लगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स की हालत काफ़ी खस्ता रही। अगर हम 2026 को लेकर एक आउटलुक लेकर चले तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट वेरिएबल प्ले करेंगे, फिर चाहे वो US का फेड रेट का स्टांस हो या फिर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टिव साल रह सकता है। इंडियन मार्केट्स अच्छा करेंगे तो फंड्स की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और इसीलिए पोर्टफोलियोज भी ब्राइटली शाइन करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या आउटलुक है ओवरऑल आपका 2026 के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच दीपाली फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप सबको, हेमंत जी को, सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से दीपाली, अगर हम 2025 को देखें, द पॉजिटिव्स जो मैं देख रही हूँ कि 30,000 करोड़ की सिप बुक बन चुकी है। आज अगर हम देखें तो 80 लाख करोड़ का एक AUM बन चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जो 10 साल पहले केवल 12.5-13 करोड़ के आसपास था। सो 6 फोल्ड AUM इंक्रीज है। भले ही ये पूरा साल बहुत ज्यादा इवेंट्स रहे, चाहे वो ग्लोबल इवेंट्स आप कह लें, वॉर सच सिचुएशंस वाले इवेंट्स कह लें, FIIs का काफी सेलिंग देख लें, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन कहें या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कहें, उस वजह से भी मार्केट को कहीं ना कहीं इस तरह के पकड़ के रखा कि हम नेगेटिव नहीं गए। सो मुझे लगता है पॉजिटिव में भी ये देखने की जरूरत है कि हम नेगेटिव नहीं गए। एंड एट द सेम टाइम जो कमोडिटीज या प्रेशियस मेटल्स आप कह लो, तो उसमें जो रिटर्न्स देखने को मिला, मतलब मोर देन 60-70% रिटर्न आज हम कह रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में हमें देखने को मिला, जिसने अगर पोर्टफोलियो में सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया होता तो उसे आज के पोर्टफोलियो में डबल डिजिट रिटर्न देखने मिलता, ना कि ओनली इक्विटी। सो ये सीख लेके अगर हम आगे चले तो सबसे पहली बात मुझे लगता है आप डाइवर्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला लेके चले आपके पोर्टफोलियो में, सही मात्रा में इक्विटी, डेट और कमोडिटीज को लेके, डिपेंडिंग आपके गोल्स क्या है, टेन्योर क्या है। और जैसे आपने भी राइटली पुटअप किया कि 2026 का जो हमें आउटलुक दिख रहा है, रिकवरी की तरफ दिख रहा है। मुझे लगता है दीपाली, भले ही हमें वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है स्टिल स्मॉल कैप के, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिड कैप में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एंड लार्ज कैप ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के हिसाब से हमें अच्छा एक वहां पे भी रिटर्न दिख सकता है। सो फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके हमें रिकवरी की तरफ इक्विटी मार्केट्स में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव शाइन दिखेगा फॉर 2026। ओके, हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। आप कैसे देखते हैं साल 2026 को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से? पैसा बनेगा निवेशकों का या फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी 2025 की ही तरह? नमस्कार दीपाली, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा। 2025 जो है काफी चैलेंजिंग था, बट फॉर्चुनेटली हमने जो देखा वो प्राइस करेक्शन नहीं देखी, हमने टाइम करेक्शन देखा। और हमने ज्यादातर बाजार जो है ग्लोबली, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स हो चाहे वो डेवलप मार्केट्स हो, उनमें अंडर परफॉर्म किया। उसके बहुत सारे कारण थे, पूजा ने उनके बारे में बात की। बट ब्रॉडली जियोपॉलिटिकल इश्यूज, हमारे साथ जो इशू था सबसे बड़ा वो ये था कि US के साथ जो हमारी ट्रेड डील नहीं हुई। और आई थिंक वन ऑफ द रीजन, और जिस तरह का FIIs ने पैसा निकाला हमारे यहाँ पे, वो तो सिर्फ हमारे जो डोमेस्टिक फ्लोज है, स्पेशली जो SIP से हो रहे हैं, उसने बाजार को संभाल के रखा। लेकिन इस समय, इस दौरान काफी कुछ चीजें अच्छी हुई है। अगर आप सरकार की तरफ से देखें कि इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, GST को जो रैशनलाइज किया गया है, हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में जो सुधार देखना शुरू किया अभी कंपनीज की अर्निंग्स में। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में वो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो पिछला साल ऑब्वियसली सबड्यूड था, एक रेंज बाउंड था।
अलग अलग सेगमेंट ने अलग तरीके से परफॉर्म किया। स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया बाकी दो सेगमेंट्स को, मिड कैप ने डिसेंटली परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं। मेरे हिसाब से 2026 एक अच्छा साल होना चाहिए इक्विटी के लिए, फॉर सिंपल रीजन कि हम इतने लंबे समय तक बाकी मार्केट्स को अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था इन्वेस्टर्स को ग्लोबली भी, वो वैल्यूएशंस का था। तो हमने देखा कि वो वैल्यूएशन जो है काफी सुधार हो गया उनमें। अगर हम स्पेशली मिड कैप जैसे सेगमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 50% मिड कैप स्टॉक्स जो हम जानते हैं कि वो 101 से 250 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो एक तरह से स्मॉल लार्ज कैप्स हैं वो, बेसिक स्मॉल और लार्ज कैप्स। वो कंपनीज बहुत ही स्ट्रांग है। उनकी अर्निंग हमने देखी है कि आधे से ज्यादा जो कंपनीज हैं उनकी अभी भी 5 साल के एवरेज से नीचे वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशंस अच्छी हैं, थोड़ी एलिवेटेड अभी भी हैं बट काफी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो सुधार हुआ और जिस तरह का सुधार हम आगे देखने की उम्मीद रख रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो 2026 जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा साल होगा। मेरे हिसाब से जिन निवेशकों ने इक्विटी में डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इक्विटी में रखा, उनको आगे जाके फायदा होगा। और जो निवेशक अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मार्केट मूड हमेशा हमारी थॉट प्रोसेस को थोड़ा इम्पेक्ट तो करता ही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमेशा हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम होराइजन पे ध्यान रखना है, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान रखना है। अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला एसेट एलोकेशन जो हम बोलते हैं अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, क्योंकि उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिस्क हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनता है, उसको अगर फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये अगला साल काफी बेहतर रहना चाहिए। तो स्पेशली जो आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, जहां पे आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, वहां पे मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपने किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है, कितनी एग्रेशन है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल। तो ये कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है ये अच्छा समय है उसको थोड़ा सा रीअलाइन करने के लिए। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से 2026 जो है वो पिछले साल से कहीं बेहतर होना चाहिए। ओके, चलिए, तो 2026 रिटर्न्स के लिहाज से बेहतर रह सकता है 2025 से। 2025 ने तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को काफ़ी स्ट्रेस दिया है एट टाइम्स, शायद वो स्ट्रेस आपका कम रहेगा 2026 में, ऐसा एक्सपेक्ट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा पूजा, अब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं। अगर कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, आई एम श्योर हम एक साल के पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते नहीं है जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करते हैं, बट अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन या पोर्टफोलियो रीअलाइनमेंट कोई करता है तो क्या स्टांस रहना चाहिए लार्ज मिड स्मॉल कैप के बीच में? क्योंकि 2025 के दौरान, पूरे साल के दौरान इनफैक्ट हमने फंड मैनेजर्स से बात की हो या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बातचीत की हो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप्स की तरफ झुकाव ज़्यादा रख रहे थे, और जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनका कहना भी यही था कि लार्ज कैप फंड्स का एक्सपोजर ज़्यादा रखें, मिड कैप स्मॉल कैप में अपने टोटल अमाउंट अलॉट जो कर रहे हैं इन्वेस्टर्स उसका पोर्शन कम रखें। क्या इसी थीम के साथ 2026 में भी आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर मिड कैप स्मॉल कैप का रोल ज़्यादा रह सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है दीपाली, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम जब रिटर्न्स का कंपैरिजन देखते हैं अमंग्स लार्ज मिड एंड स्मॉल एंड एट द सेम टाइम रिस्क देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का साल जाता है ना, जैसे 2025 में हमने रिटर्न्स देखे मिड एंड स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली -6% पे था, जबकि लार्ज कैप में आपको वो स्टेबिलिटी दिख गई, तो काफी लोग पैनिक पे चले गए। लेकिन अगर आप एक साल पहले जाएं, लाइक 2024 के आसपास का जो रिटर्न्स देखें, तो मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा खासा रिटर्न देखने मिले था। एंड उस टाइम पे काफी लोगों ने इनफैक्ट सेक्टोरल और स्मॉल कैप बेट ले रखी थी। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स अगर आप प्लान भी कर रहे हैं ना, आपको टाइम होराइजन देख के प्लान करना है कि किस तरीके का टाइम होराइजन है। जैसे आपने राइटली कहा कि 2026 के आउटलुक को अगर हम देख के चले, तो एक साल के हिसाब से हमें वो तरीके का डिसीजन नहीं लेना है कि भाई मुझे मिड कैप या स्मॉल कैप में मेरा समझो एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सिप चल रहा है तो मैं उसे स्टॉप कर दूं। बट अगर मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है एंड मेरा गोल इज इन नेक्स्ट 3 to 5 years, तो मैं उस एक्सपोजर को कम कर सकती हूँ क्योंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव पे हैं। बट अगर मेरा गोल 10 से 15 साल के होराइजन में है, देन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत है, अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपने लार्ज मिड एंड स्मॉल को अपने पोर्टफोलियो में उस तरीके से प्लेस किया है।
ऑब्वियसली हम लार्ज कैप की जगह पे हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप आप पोर्टफोलियो में रखें, जो एक अच्छा खासा विकल्प है इन टर्म्स ऑफ ओनली लार्ज कैप। तो फ्लेक्सी कैप है या लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप पोर्शन 50 to 60% मिल ही जाता है, लेकिन मिड कैप भी जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में, एंड स्मॉल कैप का फ्लेवर होना जरूरी है। सो आई डोंट थिंक कहीं पे भी हमें कंप्लीट स्विच ऑफ करना है, प्रोपोर्शन वाइज रखना है। और अगर लॉन्ग टर्म टेन्योर है तो ज्यादा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म है देन ओनली आप स्मॉल कैप से शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, इनफैक्ट हेमंत जी सिमिलर सवाल आपसे रहेगा, लेकिन विद अ ट्विस्ट। पहली चीज तो ये कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आइडियल कॉम्पोजिशन लार्ज मिड स्मॉल का कैप फंड्स का किस तरीके का होना चाहिए, परसेंटेज टर्म्स में टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट का कितना एलोकेशन किस में करें, या फिर कौन सी वो 3-4 थीम्स रखें पोर्टफोलियो में, फिर चाहे वो फ्लेक्सी कैप जैसे पूजा ने जिक्र किया, अपने पोर्टफोलियो को मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से हर साल रीअलाइन करना क्या ज़रूरी है, या फिर ये जिम्मा फंड मैनेजर्स पर छोड़ दे, क्योंकि वो भी तो अपने पोर्टफोलियो के कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं मार्केट के हिसाब से, कभी लार्ज कैप ज़्यादा कभी मिड कैप ज़्यादा। क्या सजेशन आपका रहेगा? हाँ जी दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कहा यहाँ पे। एक तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग कि इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सपोजर है तीनों सेगमेंट में वो कैसा हो। तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से हमें थोड़ा बैलेंस करके चलना है। दूसरी बात, उसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बात करते हैं कि उसको रीबैलेंस करें, तो रीबैलेंस सिर्फ एसेट क्लासेस में नहीं होती है, बल्कि रीबैलेंस जो है वो अक्रॉस मार्केट कैप में भी रीबैलेंस होती है। एज ए कॉमन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना। पहली बात तो आइडियली मेरा एलोकेशन कितना हो, दूसरी बात इसको हम रीबैलेंस कैसे करें, क्योंकि फिर वहां पे मार्केट टाइमिंग आती है, और तीसरा उसका जो इम्प्लीकेशन आता है वो आता है टैक्सेशन का, क्योंकि हर बार जब आप रीबैलेंस करते हैं लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स इम्प्लीकेशन आती हैं। मेरा ये मानना है, कंसिडरिंग इक्विटी एक खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है और म्यूचुअल फंड फॉर्चुनेटली बाय नेचर डाइवर्सिफाइड है, तो हमें विद इन इक्विटी जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गए, लार्ज मिड कैप और मल्टी कैप, मुझे लगता है कि आम निवेशक को उन कैटेगरीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें मेरिट है कि आप अगर आप चाहें तो मिड और स्मॉल और लार्ज में अलग से इन्वेस्ट करें, बट क्योंकि हम रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा वो हम फंड मैनेजर पे छोड़ते हैं। और अच्छी बात क्या है, अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में बना के रखना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई और आपके बिहाफ पे वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, आपके पास अभी भी कंट्रोल है कि आपका एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में कितना हो। दूसरी तरफ कैटेगरी है जैसे लार्ज एंड मिड कैप, 35% एलोकेशन लार्ज और मिड, और बाकी पैसा कहीं भी जा सकता है फंड मैनेजर के हिसाब से। ज्यादातर फंड हाउस की अगर आप फंड देखें ये वाले, तो उसमें 10-15% आपको स्मॉल कैप मिलेगा। तो मुझे लगता है ये जो कैटेगरीज हैं ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इंश्योर करती है कि फंड मैनेजर उसको रीबैलेंस से करे, और आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है क्योंकि आपने कोई अपनी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। कभी कभी टेम्पटेशन होती है कि भाई चलिए ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये थीम अच्छा कर रहा है। मेरा हमेशा ये मानना है एक आम निवेशक के लिए कि अगर किसी सेक्टर और थीम में पोटेंशियल है तो आप ये मान के चल सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे फंड में हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि फंड मैनेजर आपको उस थीम और उस सेक्टर में डेफिनेटली एक्सपोजर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको मिस आउट करेंगे। तो अपना फोकस जो है वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी पे रखिए, वहां पे रखिए जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ये जो रीबैलेंसिंग करनी है उनको, उनका जो व्यू है मार्केट के ऊपर उसके हिसाब से करते रहें। और आपका कभी भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया है, उनको अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपने फंड में इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि जो एलोकेशन आपके रिस्क और रिटर्न के प्रोफाइल के हिसाब से है। ओके, ठीक है। तो चलिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, मार्केट कैसा लग रहा है, किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें, इस पर बातचीत हुई। फटाफट से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके टॉप 4 फंड्स तो जानेंगे ही, यानी पूजा और हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से कैसा पोर्टफोलियो आप बिल्डअप कर सकते हैं, इस पर भी करेंगे बातचीत। फिर वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल आउटलुक 2026। पूजा भिंडे हमारे साथ हैं, रुस्तगी बने हुए हैं और अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पहलुओं पर। अच्छा पूजा, मैं फंड्स पूछूं क्विकली एक चीज़ और, हम हमेशा योर मनी में आप काफ़ी बार हमारे साथ शो में रहे, हम कहते हैं कि बहुत लंबे लिस्ट ना रखें फंड्स की, 4-5 फंड्स रखें, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट जिन्होंने कर लिया है, फंड चॉइस उनकी अच्छी है लेकिन नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, 7, 8, 9 एट टाइम्स हो जाते हैं। अब ऐसे में स्विच करना, मर्ज करना, यू नो कि इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस। तो क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आइडियल काउंट ऑफ फंड्स कितना होना चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, और प्लस जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फंड्स हैं, 8-9 फंड्स हैं, हालांकि चॉइस ऑफ फंड्स ठीक है, तो क्या वो बने रहें उन्हीं फंड्स में और ना बढ़ाएं, या फिर स्विच करना, मर्ज करना ही एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है? जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 फंड्स काफी हैं आपके पोर्टफोलियो में, 4 या 5 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर। एंड ऑलरेडी एक फंड में 200 स्टॉक्स के आसपास मिल जाते हैं, तो 5 फंड्स मिला के आपके ऑलरेडी कितने 800,000 स्टॉक्स हो जाते हैं। इतना ज्यादा भी एक्सपोजर करके उसको, वो पोर्टफोलियो को इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। कैटेगरी के हिसाब से मैं कह दूं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आप डाल सकते हैं। जैसे हेमंत जी ने भी कहा कि मल्टी कैप कैटेगरी है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड है मिनिमम 25% इन ईच कैप, लेकिन फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें परसेंटेज कंस्ट्रेंट नहीं आ जाता है, बट एट द सेम टाइम फंड मैनेजर को प्ले करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है अमंग्स्ट मार्केट कैप। सो फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। मल्टी कैप होना चाहिए अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिड एंड स्मॉल नहीं चाहिए। जैसे मैं कहूंगी, अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है और एट द सेम टाइम न्यू इन्वेस्टर है, तो आप मल्टी कैप का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों कैप का एक्सपोजर मिल गया। तीसरा आप कर सकते हैं एक प्योर मिड कैप, या तो फिर लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में आपको दोनों मिनिमम 35% के आसपास का एक्सपोजर है, एंड ऊपर जो फंड मैनेजर चाहता है वो, एंड उसमें मिड कैप भी उतना ही ज्यादा आपको वहां पे एक्सपोजर मिल जाता है। सो लार्ज एंड मिड हो गया, फ्लेक्सी हो गया, मल्टी हो गया। अब चौथा जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आज के टाइम के हिसाब से देखें तो मुझे तो मल्टी एसेट भी एक अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि उसमें आपको इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी, रीट्स एंड एट द सेम टाइम कमोडिटीज भी आ गया। मतलब अगर हम पिछला 1 साल देखें ना दीपाली, तो जितना सिंगल डिजिट हमें निफ्टी में दिया है, लेकिन सामने अगर आपके पास एक मल्टी एसेट फंड रहा है, तो बिकॉज ऑफ द कमोडिटीज एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको वहां पे डबल डिजिट रिटर्न्स देखने को मिले। सो मुझे लगता है इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे फोकस्ड फंड्स हैं या फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिसमें ये है। फिर कमोडिटी वाला पोर्शन होना चाहिए जो मल्टी एसेट है, एंड बाकी जैसे मैंने कहा लार्ज मिड स्मॉल का एक एक्सपोजर। जो दूसरा सवाल आपने किया कि अगर समझो बहुत ज्यादा फंड्स हैं और काफी सारे फंड्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, काफी टाइम हमें लगता है कि हमारे जी। पोर्टफोलियो में फंड है, लेकिन अभी टॉप 4 फंड्स कोई और है, तो काफी लोग वो फंड्स भी ले लेते हैं। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि आपके कौन से फंड्स हैं, उसने किस तरीके से प्रदर्शन दिया। अगर उसमें अभी रिटर्न नहीं दिए और हम जो कह रहे हैं उसमें रिटर्न दिए, तो आप जब ये लेंगे तब पता चलेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स है उसके रिटर्न्स आने बाकी है। तो समझने की जरूरत है। और इस चीज में ना मुझे लगता है दीपाली, एक आपके साथ कोई एक्सपर्ट की अगर आप सलाह ले, जो आपके पोर्टफोलियो को ठीक तरीके से समझ सकता है कि आपके गोल्स कितने दूर है, तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन 10-15 फंड्स तो मुझे लगता है आपको उस टाइम पे तो कॉल लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है, काफी सेक्टोरल फंड्स का कॉल लेते हैं कि भाई अभी डिफेंस अच्छा है, कंजम्पशन अच्छा है। सो आप एक सेक्टर लें जो आपको लगता है प्रॉमिसिंग है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन हमारे पास ओके। ऐसे भी फंड्स हैं दीपाली, जो एक साथ फंड मैनेजर सिर्फ सेक्टोरल्स या पर्टिकुलर थीम्स को टारगेट करते हैं। सो एंड जैसे हेमंत जी ने भी कहा कि अगर आपको लग रहा है ये सेक्टर है, तो आपके फंड मैनेजर को तो ये कॉल पहले से समझ में आ गया है, तो उन्होंने भी आपके पोर्टफोलियो में रखा है। सो विद प्रॉपर टूल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, ये देखिए कि 5 फंड्स अगर रख रहे हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सपोजर कवर्ड है विद एसेट एलोकेशन एंड मार्केट कैप, तो इससे ज्यादा फंड्स ना रखें, प्लीज कंसोलिडेट कर दें। टैक्सेशन को समझते हुए एसआईपी स्टॉप कर दें। फंड में से पैसा किस तरीके से कब निकलना है उसकी सलाह लेके बैठ के प्रॉपर डिसीजन। ओके, चलिए हेमंत जी, एक सवाल आपसे भी सिमिलर टॉपिक पर संक्षेप में। पहला तो ये कि कोई अगर पोर्टफोलियो बना रहा है
4-5 फंड्स शामिल करने का बैंडविड्थ नहीं है, सिर्फ 1 या 2 फंड्स का शुरुआत कर रहा है, तो आपकी रिकमेंडेशन कौन सी वो 1 या 2 कैटेगरीज की रहेंगी जिसका शुरुआत कर सकते हैं? दूसरा ये कि अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन 4-5 फंड्स के हिसाब से भी करना हो तो आपकी टॉप फंड चॉइसेस फॉर 2026 क्या रहेंगी? जी दीपाली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर इक्विटी में कैसे हो, फिर एक डिसिप्लिन अप्रोच बनाएंगे, लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे और फिर ये डिसाइड करना कि किस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा ये मानना है कि किसी भी निवेशक को काफी समय तक अपना जो फोकस है वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज पे रखना चाहिए। अगर आप एक नए निवेशक हैं, मान लीजिए अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप एक ही सेगमेंट में जाइए, लार्ज कैप में, आप मिड कैप स्मॉल को मत देखिए। उसका कारण ये है कि ये जो समय है आपका, जब आप शुरुआत कर रहे हो, वो आपको इक्विटी को भी समझना है, आपके जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है वो कैसे बिहेव करते हैं उसको भी, और उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कैसा आता है उसको भी समझना जरूरी है। तो आप उन सेगमेंट से दूर नहीं रहेंगे। उसमें एक्सपोजर लेने के लिए डेफिनेटली मैं नहीं कहूंगा कि आप सीधा मिड और स्मॉल कैप फंड में जाए। वहां पे जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी जो है मुझे काफी अच्छी लगती है। मल्टी कैप, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज एंड मिड में भी तीनों सेगमेंट का एक्सपोजर मिलेगा आपको। और फ्लेक्सी कैप में जाएंगे तो प्राइमरीली आप देखिए ज्यादातर फंड में ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज है, मुझे लगता है 2 या 3 फंड से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर सकते हैं। अगर ज्यादा फंड हो गए, जैसे हमने पहले बात की, ऑब्वियसली आपको ये देखना होगा कि कौन से फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस फंड में ओवरलैप है, और फिर उनको आप कम कर दीजिए। जहां तक फंड चुनने का सवाल है, इस समय पे जैसे मैंने कहा ये 3-4 कैटेगरी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप अगर आप देख रहे हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत लंबा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आप देख सकते हैं। मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, और लार्ज एंड मिड कैटेगरी में बंधन लार्ज एंड मिड कैप, और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्को मिड कैप। मुझे लगता है ये 4 फंड, चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, अगर आप इस समय पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये कुछ फंड्स हैं जो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हेमंत जी ने अपने फंड्स बताए जो पसंद है उनको। आप पूजा से ही पूछ लेते हैं। पूजा, आपने कौन से टॉप 4 या 5 फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उन फंड्स के पीछे इन्वेस्टमेंट राशनाले क्या है आपका? जी बिल्कुल दीपाली, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं नए निवेशक हैं या अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसको एक मल्टी कैप से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको तीनों आपको मार्केट कैप मिल सकता है, जिसमें मेरी पसंद रहेगी निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड तीनों ही मार्केट कैप्स को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। 50,000 करोड़ का AUM बन चुका है। मुझे लगता है कि वो एक फंड होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसे हम कह रहे हैं कि लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर होना चाहिए। अगेन, गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड अच्छा खासा प्रदर्शन वॉलेटाइल समय में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड फंड हाउस। मुझे फ्लेक्सी कैप में अगेन HDFC फ्लेक्सी कैप मेरा भी फेवरेट रहा है, बट मुझे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप भी उतना ही पसंद है। भले ही AUM काफी बड़ा हो चुका है, 1 लाख करोड़ पार कर चुका है, लेकिन वो जो क्षमता है, वो वैल्यू अप्रोच, वो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो सही समय पे कैश में बैठना, इस साल में भी काफी इस तरीके के मौके मिले और इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न प्रदर्शन दिया। एंड लास्ट में, जैसे मैंने कहा, मल्टी एसेट कैटेगरी मुझे पसंद है, क्योंकि अगर हमारे पास सही समय पे कमोडिटी एक्सपोजर नहीं मिलता है एंड फंड मैनेजर ने उसका एक अच्छा तरीके से अपने पोर्टफोलियो में उसको डाइवर्सिफाई किया है, सो एक इस तरीके का फंड होना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स में भी काम आ जाता है, और अगर लमसम पैसा भी डालना है तो ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्टली दीपाली, ये कहूंगी कि SIP के रूट से करेंगे, ये पूरा साल भले ही रिटर्न्स नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन यूनिट्स आपके अच्छे खासे जमा हुए होंगे। सो SIP रूट को पकड़ के चले, और स्टेप अप SIP डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है 2026 में। एंड बाय एंड सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा बनाने के लिए, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, वेट करना इंपॉर्टेंट है। तो भले ही 2025 थोड़ा मायूस रहा हो इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो को देख के मायूस मत होइए। आपको ये देखना है कि हमारी तो जर्नी लंबे समय की है, ये तो बस एक पड़ाव पार हुआ है, दैट्स इट। ओके, चलिए, यहाँ पर आपको फंड चॉइसेस तो मिली हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, बल्कि ये जानकारी मिली है कि एक आइडियल अप्रोच पोर्टफोलियो बिल्डिंग की क्या हो सकती है, 2026 से क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। थैंक यू सो मच हेमंत जी और पूजा, आप दोनों का ही इस खास शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों के ही ढेर सारे शुभकामनाएं नव वर्ष की। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।
आपको